हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को स्वागत करता हूं एक और स्टडी ब्लॉग वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं केवल पढ़ाई ही नहीं करने वाला हूं, बल्कि मुझे पटना भी जाना है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखा दिया है। ये है अपना स्टडी टेबल और फटाफट से हनुमान जी का चरण स्पर्श। और अभी अभी टाइम हुआ है, आप देख सकते हैं अभी समय हुआ है 10:31 हो रहा है। सो गाइस, आप ब्लॉग के एंड तक बने रहे, आपको इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हम लोग फन के साथ इस ब्लॉग को चलिए करते हैं। तो मैं कुर्सी की पेटी बांधकर बैठ गया हूँ पढ़ने, और फिलहाल में मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। इसमें मैं बेसिकली गवर्नर जनरल, फिर पूरा भारत का गवर्नर जनरल कैसे हुआ, फिर वही भारत का गवर्नर जनरल वायसराय में कैसे बदल गया, और फिर वही वायसराय 1946-47 में फिर गवर्नर जनरल हो गया, जैसे कि हमारे बनते हैं सबसे पहले इस तरह से माउंटबेटन। तो आइए आपको भी एक बार समझा दूँ। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट आता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1773 ईस्वी में। तो उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत भारत का अब पूरा गवर्नर जनरल हो जाता है। वही जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वही अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। और इस प्रकार से सबसे पहले कौन बनते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। साथ ही साथ भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के तहत वायसराय बना दिया जाता है वही भारत के गवर्नर जनरल को। और इस प्रकार से कौन बनते हैं, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैं अपना एक सेशन इजिली कंप्लीट कर देता हूँ, और टाइम हो रहा है 12:37। तो मैंने 2 घंटा फाइनली पढ़ लिया है। तो गाइस, फाइनली मैं अभी इतने ध्यान से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे शाम में जाना है पटना लगभग 6 बजे से। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके अंदर ही मैं 5-6 घंटा पढ़ लूँ बढ़िया से, क्योंकि उधर जाऊंगा तो टाइम वेस्ट तो होगा ही। इसलिए मैं अपने प्लान को कंप्लीट करने में लगा हूँ, और ये खुद में ही मेरा चैलेंज है। वो क्या है गाइस, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं उस दिन पढ़ता ही नहीं हूँ बिल्कुल। उस दिन मैं बैग पैक करता हूँ, या फिर जो भी सोचता हूँ क्या पहन कर जाऊँगा, कैसे एंट्री करूँगा, ये सारी सोचता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा अब नहीं सोचूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद, और जब तक ये कंप्लीट मेरा चैलेंज नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। पॉलिटी का आंसर राइटिंग करने के बाद मैं लाइव क्लास लेता हूँ पॉलिटी का ही, और इसमें मैं 12th क्लास का वैश्वीकरण चैप्टर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट का जाना माना चैप्टर है। तो गाइस, जब भी आपको वैश्वीकरण पढ़ने का मौका मिले या फिर पढ़ते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर वैश्वीकरण पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसे भारत से जोड़कर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और भारत से क्यों जोड़कर पढ़ रहा हूँ, क्या जोड़कर पढ़ रहा हूँ, कि भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से कैसे वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है, अभी वैश्वीकरण का क्या रूप है। क्योंकि हम सभी जानते हैं वैश्वीकरण तो पहले से भी होता था। हम सभी जानते हैं वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। और यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था को ही केवल नहीं जोड़ते हैं, बल्कि यहाँ पर हम अपने विचारों को भी जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। इस तरह तो व्यापार तो पहले भी होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान तो पहले भी होता था। तो ये अभी इतने प्रचलन में क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि बोला जाए तो 1991 के बाद ही हुआ, जब सोया संघ का विघटन हुआ भारत में स्पेशली। और इस प्रकार से इजिली मैं इस सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ, और समय हो जाता है अपना 3:30। फिर मम्मी आकर मुझे डांटने लगती है कि तुम्हें जाना है इधर उधर, और कोई भी सामान छूटा तो मार मार कर। समझ रहे हो आप? तो गाइस, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना सामान को पैक कर लिया, कहीं छूटे ना। और फिर से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने 4 घंटा ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो सामान को पहले फटाफट से पैक कर लेता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा सामान है, भोर पड़ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने अपना बैग तो कर लिया पैक, और फिर करते हैं पढ़ाई। उसके बाद तो मेरे को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मेरे दादी रेडियो सुन रहे हैं, और इनका रेडियो का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। तो जैसे कि मैंने 4 घंटा तो पढ़ लिया था, और मुझे 1 घंटा पढ़ना है, जिससे मेरा 5 घंटा हो जाएगा लगभग। तो मैं इस सेशन में बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, और वो भी ज्योग्राफी का एनसीईआरटी। तो फाइनली गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए पटना। तो चलिए इस सफ़र को करते हैं शुरुआत, और आपके साथ इस जर्नी को करते हैं शेयर। ये गाइस, मैं तैयार हो गया हूँ। मैं जाता हूँ 2-3 हफ्ता में, इसलिए ज़्यादा स्टाइल मारने की क्या ज़रूरत है। देख सकते हैं
ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, अब चलते हैं। सो फाइनली गाइज मैं स्टेशन पहुंच गया हूं और देख सकते हैं ये भीड़ कितना है। ये तो भीड़ बहुत कम ही है और सभी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं अभी। और जब फेस्टिवल वगैरह होता है तो इतना ज्यादा ट्रेन में भीड़ होता है, आप तो जानते ही होंगे। तो मैं एक इस पर वीडियो बनाने का सोचा हूँ। यदि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं यह वीडियो बनाऊंगा कि कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे ही यात्रा करता था, लेकिन बदलना पड़ा खुद को। सो गाइस अपने को तो बढ़िया सीट मिला, एकदम सोने वाला, क्योंकि भाई टिकट न कटाए हैं। गाइस टिकट कटाने के बाद जब टीटी चेक नहीं करता है तो माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और गाइस बिना मुंह धोए मैं खाना खा लेता हूँ। और मम्मी ने बोला था 10 बजे ही खाना है, लेकिन मैं 11 बजे खा रहा हूँ। मम्मी यदि मेरा ये वीडियो देखेगी तो मेरा असलियत पकड़ लेगी। एंड सीन दिस गाइस, मेरे बगल वाले ट्रेन का हाल, घना जंगल है गाइस, घना जंगल, जिसमें से मैं भी इसका एक सदस्य हूँ। सो वेलकम टू पटना जंक्शन। तो फाइनली मैं पटना जंक्शन पहुंच चुका हूँ। तो गाइस मेरे को भी इस तरह से सोना पड़ता है, क्योंकि मेरा काम तो 6 बजे से है और अभी तो 12 बज रहा है। तो भैया के दोस्त रहते हैं पटना में, तो मैं उन्हीं के रूप पर चला जाता हूँ और वहाँ पर आराम से सोऊंगा और उसके बाद से सुबह में आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे IGIMS जाना है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल 10 बजे के बाद ही ना खुलता है सुबह में। तो फटाफट से चलते हैं उनके रूम पे, क्योंकि यहाँ से उनका रूम लगभग 4 किलोमीटर दूर है। रात के 12 बज रहे हैं, कौन मुझे छोड़ेगा। तो फटाफट से मैं रैपिडो को बुक कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये मोटरसाइकिल वाले भैया देख सकते हैं, मुझे जहाँ जाना रहता है इनको रास्ता ही पता नहीं रहता है, खुद ही देख लो। गाइस डर वगैरह नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इन्हें संभाल सकता हूँ इजीली। अच्छा। और फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं। ये गाइस हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल का रोड है, केवल आधा किलोमीटर तो यहाँ से जाकर हॉस्पिटल तक पहुंचने में लगता है। और भीड़ तो पूछो मत, बट दवाई भी एक नंबर करता है सब। इस हॉस्पिटल की यही खासियत है कि यहाँ पर कोई सा भी जाँच हो वो हाफ पैसा में करता है सब। मतलब आउट ऑफ एरिया में यदि आपका जाँच 400 में हो रहा है तो यहाँ पर 200 में इजिली हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो ये मेरा डिपार्टमेंट है, तो मुझे इसमें दिखाना है। शाबाश बेटा। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ पुर्जे, और इतना सुबह आने के बाद मेरा नंबर होता है 33। गाइस ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि यदि कोई आता है दिखाने तो उसे दौड़ते दौड़ते उसका बीमारी ही ठीक हो जाएगा। धूप बहुत है इसलिए मैं ORS पी रहा हूँ। ये चेक करो गाइस कितना भीड़ है। सो गाइस मैं चुपके से मैं अंदर का वीडियो ले लिया, देख सकते हैं। ये 2 डॉक्टर हैं और यहाँ मैं इलाज वगैरह गाइस हो गया है। अब केवल दवा लेना है, घर जाना है और मेरा आखिरी काम भी हो जाता है। दवाई मैं खरीद लेता हूँ और मुझे जाना है घर। गाइस यहाँ पर ढाबा बढ़िया नहीं था तो मेरे को यहीं पर खाना पड़ा। तो ये है अपना खाना, देख सकते हैं। ठीक ही है, खाने के बाद पता चलेगा। सब काम कंप्लीट करने के बाद अगेन मैं पहुंच जाता हूँ स्टेशन। ये अपनी ट्रेन आराम से लगी हुई है जिस पर हमें जाना है घर। सो गाइस ट्रेन तो खुलेगी 3:30 बजे, लेकिन मैं 3 ही बजे आ गया हूँ जगह छेकाने के लिए। नहीं तो आप बाहर देख ही सकते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गाइस 5-6 घंटा यात्रा करने के बाद हम आ गए अपना शहर गोपालगंज। तो गाइस फाइनली हम अपने घर आ गए हैं और होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैवल ब्लॉग था, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।